हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से सेक्शन 54 और एविडेंस एक्ट के हिसाब से सेक्शन 59 जो बोलता है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और किस सिचुएशन में ये दिया जाता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। चलो प्रोविजन देख लेते हैं क्या बोलता है। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड substituted by Act 21 of 2000. It means IT Act, Information Technology Act, Section 92 and Schedule 2, which refers contents of documents. तो इसमें तीन चीजें जानने को मिलेगा हमको कि ये ऑल फैक्ट जो फैक्ट हमको मालूम है कि जो एविडेंस होता है जनरली टू टाइप्स और नाउअडेज थ्री टाइप्स होता है। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, दूसरा होता है ओरल एविडेंस। नाउ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैज बीन एडेड, तो ये थ्री टाइप्स ऑफ एविडेंस होता है। हम पहले पढ़ेंगे ओरल एविडेंस क्या होता है। ये बोलता है जो फैक्ट को प्रूफ करता है वो ओरल एविडेंस बोला जाता है, लेकिन इसमें क्या लगा दिया, एक्सेप्ट ये नहीं हो सकता जो आईटी एक्ट को आईटी एक्ट के एविडेंस को लिंक करता हो। तो इसमें से ये आईटी एक्ट हट गया, यानी कि तीन तरह का एविडेंस बन गया अभी। एक तो हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो एविडेंस आता है वो। तो इसमें से हम अभी पढ़ेंगे कि एक्ट जो 21/2000 बोलता है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये 2000 में जो पास किया गया इसके बारे में बोलता है। This law provides the legal recognition of a transaction carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication. This act plays an important role in relation to area of interface between information technology and intellectual property rights. तो इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट जिसमें रिलेटेड है वो आपको आ नहीं सकता ओरल एविडेंस में। तो एक्ट 21 ऑफ 2000 हमको समझ में आया। तो फिर एक्सेप्ट सेक्शन 92 बोलता है एक्सक्लूशन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। जो एक्सक्लूसिवली ओरल एग्रीमेंट होता है उसी को ही लिया जाएगा, बाकी कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। When the terms of any such content, grant or other disposition of a property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to the last sections, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representative in interest for the purpose of contradicting, verifying, adding to or subtracting from its term. ये इसमें ये बोलता है अगर कुछ एग्रीमेंट जो कि रिटिन में हो गया, डॉक्यूमेंट बन गया, तो उसके बाद कुछ ओरल एग्रीमेंट होता है, उसी डॉक्यूमेंट को काउंटर या तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है एज ए ओरल एविडेंस। सपोज कुछ एग्रीमेंट आपने बनाया कि आपको कुछ पीरियड तक, सपोज एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट बनाया, एमओयू, एक ए बी को पैसा उधार लिया था, रिपेमेंट करेंगे, तो उसमें टाइम पीरियड दिया गया कि आप ये जनवरी तक, 1 जनवरी तक ये पेमेंट हो जाएगा। एक डॉक्यूमेंट बन गया, एग्रीमेंट बन गया, दोनों ने एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब साइन कर लिए, विटनेस भी रह गए,
बाद में कुछ 2-4 दिन के बाद दोनों दोनों के आपस में डिस्कशन हुआ, बोथ आर एग्रीड कि फेब्रुवरी तक देंगे। लेकिन ये जो ओरल डिस्कशन हुआ, या तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ या तो एग्रीमेंट हुआ, ओरल एग्रीमेंट हुआ, उसको कंसीडरेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द रिटन एग्रीमेंट। तो ये हो गया। इसके बाद इसका क्या क्या प्रोविजन में हो सकता है, ये डिफाइन किया गया है। प्रोविजन 1, एनी फैक्ट में provided which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or other relating thereto, such as fraud, intimidation, illegality, wants to due execution, wanted of capacity in any contradicting party, want or failure of consideration or mistake in fact of or law। तो ये बाय मिस्टेक अगर ये जो डॉक्यूमेंट बनी है, अगर वो इनवैलिड है, अगर वो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो इनवैलिड अगर होता है, या तो फ्रॉड इंटेंशन को रख के किया गया, या तो इंटिमिडेशन को रख के किया गया, अगर ये इलीगल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकता। सेकंड में बोलता है the existence of any separate oral agreement as to be matter on which a document is silent and which is not consistent with its terms may be proved। अगर कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे वही डॉक्यूमेंट को बोला जाए कि जनवरी तक ए ने बी को देना था, लेकिन उसमें जनवरी का पीरियड नहीं है, ओनली और एक एमओयू बना कि ए ने बी को इतना अमाउंट देगा, कब देगा वो ये नहीं है। इन दैट केस ओरल जो टर्म एंड कंडीशन नहीं है, तो वो ओरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा। In consideration whether or not this proviso applies, the court shall have regards to the degree of formality of documents। जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोर्ट डिक्री देगा, अगर कोर्ट को कंसीडर करना होगा, ओरली कुछ प्रूफ कर पाएंगे तो टर्म्स, तो उसको कंसीडर कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनको देना पड़ेगा। प्रोविजन 3 बोलता है the existence of any separate oral agreement constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition of property may be proof। तो इसमें डायरेक्टली बोल दिया, अगर सेपरेट कुछ ओरल एग्रीमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, कंडीशन अगर कुछ है जो कि अटैच हुआ है, ऑब्लिगेशन अंडर दस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो किसके लिए, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में भी प्रूफ, अगर वो प्रूफ कर सकते हैं ओरल एग्रीमेंट, तो उसको भी कंसिडरेशन किया जाएगा। प्रोविजन 4 बोलता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिसीट or modify any such contract, grant or disposition of a property, except in case in which such contract, grant or disposition of a property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of a document। ये डायरेक्टली बोल दिया, जो एग्जिस्टिंग ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, जो उसको कॉन्ट्रैक्ट का अगर होगा, उसको ग्रांट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में अप्रूव, इसको प्रूफ हो सकता है, एक्सेप्ट कुछ अगर लीगल रिक्वायरमेंट है जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट की ही रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एग्रीमेंट, आप अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एग्रीमेंट बनाते हो, या तो जो भी कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होता है, अगर वो नहीं है तो उसको ओवरऑल एग्रीमेंट को कंसीडर नहीं किया जा सकता। प्रोविजन 5 बोलता है एनी यूसेज
or a custom by which incident not expressly mentioned in any contract are usually annexed to contract of the description may be proved, provided that the annexing of such incident would be repugnant or inconsistent with the express term of a contract. ये बोलता है अगर कुछ ओरल एग्रीमेंट है उसमें अनेक्स्ड है उसको कंसीडर किया जाएगा, प्रोवाइडेड जो अनेक्सिंग डॉक्यूमेंट है इंसिडेंट वुड बी नॉट बी रेपुग्रेंट टू और इनकंसिस्ट विथ द एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म के हिसाब से होता है उसको अगर कंसीडर करते हुए ये आता है तो उसको ये कंसीडर भी कर लिया जाएगा। प्रोविजन 6 क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। प्रोविजन 6 बोलता है एनी फैक्ट में बी प्रूव्ड which shows in what manner the language of the document is related to existing fact। जो इसमें लैंग्वेज की आ गया, जो कौन सा लैंग्वेज में ये डॉक्यूमेंट बनी है और कौन सा लैंग्वेज में ओरल एविडेंस हम पढ़ रहे हैं, ओरल एविडेंस दिया गया है, इसको कंसिडरेशन करते हुए दिया जाता है। सब कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। सपोज ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इज अफेक्टेड ऑन गुड्स इन शिप फ्रॉम कलकत्ता टू लंदन, द गुड्स आर शिप्ड इन ए पर्टिकुलर शिप व्हिच इज लॉस्ट। कोलकाता से लंदन को एक शिप में कुछ सामान जा रहा था, जो शिप में जा रहा था वो लॉस्ट हो गया और उसको ट्रेसेबल नहीं हुआ। द फैक्ट दैट पर्टिकुलर शिप वाज ओरली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पॉलिसी कैन नॉट बी प्रूव्ड। तो ये जो हमको मालूम है प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ, तो ये प्रूफ नहीं हो सकता ओरली, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा जिसको प्रूफ करने के लिए, या तो इन्वेस्टिगेशन जो किया होगा तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो सर्टिफाइड करेगी कि ये लॉस्ट हो गया और नहीं मिल पा रहा या ट्रेसेबल नहीं है। सेकंड एक एग्जांपल देते हैं। ए एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे ऑफ टू बी ऑफ ₹1000 on the 1st March 2024. The fact that at the same time the oral agreement was made that the money would not be paid till the 31st of March 2024 cannot be proved, because एक एग्रीमेंट बन गया है, एक एमओयू राइटिंग में देता है, इसको क्या बोलते हैं, अंडरटेकिंग देता है, प्रोमिसरी नोट देते हैं कि मैं, ए बोलता है मैं आपको मतलब बी को 1000 रुपया ये कभी 1 मार्च 2014 तक दे दूंगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद, कुछ टाइम के बाद, एट द सेम टाइम कुछ तो म्यूचुअली भी क्यों ना हो एग्री हुआ कि वो मार्च 1 को नहीं हो पाएगा, 31 को मैं दे दूंगा, बट इट हैज नॉट कंसिडर, not reduced to writing in that MOU or agreement. So ये जो 31st वाला oral agreement है उसको consider नहीं किया जाएगा। Understood? ये oral evidence में नहीं आएगा, जो कि सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 54 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं आता है। तो ये हो गया मोटा मोटी हमारा सेक्शन 59 जो कि ओरल एविडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओरल एविडेंस इज रिलेटेड टू सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो पैराफर्निया दिया गया है ओरल एविडेंस को कौन सा सिचुएशन में कंसीडर करना चाहिए, कौन सा सिचुएशन में कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो इसको डिटेल में मुद्दे में नजर रखते हुए होप यू आर अंडरस्टूड ओरल एविडेंस क्या होता है, ओरल एविडेंस कैसे कैसे दिया जाता है, कैसे कैसे जज कंसीडर करेंगे, आपको कैसे विटनेस ओरल एविडेंस में फैक्ट जो बोलना है इसको मुद्दे में रखते हुए बोलना है, क्योंकि आर्गुमेंट में आपको
कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन भी आता है। अगर आप एलएलबी या एलएलएम या तो जुडिशरी प्रिपरेशन करते हो, इसको ध्यान रखना। ऑलवेज लिंक सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस एक्ट विथ 92 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो ये बहुत ही इंटरलिंक है। मैं सीआरपीसी का क्लास अभी नियर फ्यूचर में ले रहा हूं, जिसका 30 डेज रहेगा। वो 30 डेज क्लास के अंदर 1 घंटे, जो कि 9 to 10 PM इवनिंग में होगा। इसमें से सारे चैप्टर्स कवर हो गए। इंट्रोडक्शन पर फ्रॉम सीआरपीसी टू जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कवर हो जाएगा। क्या चेंजेस है सीआरपीसी में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, वो डिटेल डिस्कशन करेंगे वो क्लास में। और मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको डिफरेंस भी बता दूंगा, क्या क्या चेंजेस हुआ है, कौन सा सेक्शन रिपील हुआ है, कौन सा सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से बना है। सीआरपीसी के हिसाब से जो सेक्शन है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से बना है। उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। 30 डेज का क्लास होगा, जो वो इवनिंग में होगा। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और उसको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, जो जो आपकी एग्जाम के लिए और या तो सेक्शन समझने के लिए आसान होगा। ऑल्सो आई टीच यू हाउ टू स्टार्ट रीडिंग द बेयर एक्ट। कैसे पढ़ोगे, लिंक करके पढ़ोगे। जैसे एविडेंस एक्ट पढ़े 59 के साथ 92 लिंक किए, वैसे लिंक करके कैसे पढ़ेंगे और याद कैसे रखेंगे, कौन सा सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए, तो वो ट्रिक मैं बता दूंगा। टैक्टिस जो रहता है वो बता दूंगा। तो इसको नेविगेट कैसे करेंगे सब्जेक्ट के साथ, वो डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। जो कि अगर ये टेक्निकल है, तो इसको नेविगेट करके आसानी से कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको ये मैकेनिकल लगता है ये सीआरपीसी, तो मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ा दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाउट क्लियरिंग क्लास एवरी डे रहेगा। एंड ऑफ द सेशन, क्लास खत्म होते ही डाउट क्लियरिंग सेशन चालू हो जाएगा। जिसका जो जो डाउट है उसी दिन उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। कोर्स फी इज वेरी नॉमिनल फॉर द टाइम बिंग, इट इज ₹499, जो कि आपको बहुत ही रिजनेबल में लाइव क्लास में आऊंगा, जूम के थ्रू पढ़ाऊंगा। और इसमें आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस वेबसाइट में एनरोल कर लीजिए, और आपको अपडेट कर दिया जाएगा कभी क्लास शुरू हो रहा है, और उसके हिसाब से आपकी क्लास ले लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।